आदाब, नमस्कार। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन के दौरान कहा था कि 10 सालों की ये सरकार केवल एक ट्रेलर है और अगले 5 साल में पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। तो शुक्ला जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि वो कौन सी फिल्म दिखाना चाहते हैं जो पार्लियामेंट में अभी विपक्ष की अवमानना की या उनकी बेइज्जती की, वो दिखाना चाहते हैं, या जो अभी मॉब लिंचिंग और फिरका वाराना नफरत शुरू हुई वो दिखाना चाहते हैं, या जो पार्लियामेंट में उनके आने पर राजा की तरह उनके स्वागत हुआ, नारे लगाए गए, क्या वो दिखाना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे का राज? भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की राजनीति नफरत के बिना तो चल ही नहीं सकती है, झूठ के बिना नहीं चल सकती है। उनकी राजनीति जो है वो नफरत और झूठ पर टिकी है। और उसके अलावा जो तीसरा चीज है वो है पूंजीवाद, और वही चल रहा है। आप देखिए, आज एक अच्छी खबर है दुनिया के लिए कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी स्टाइल में ही नरेंद्र मोदी की कॉपी कर रहे थे ऋषि सुनक, और उन्होंने भी 400 पार टाइप का नारा दिया था। और स्थिति यह है कि पहली बार कंजर्वेटिव पार्टी के हिस्ट्री में 200 साल में पहली बार वह पार्टी सिमट गई। इतनी बुरी हार उसकी आज तक कभी नहीं, और लेबर पार्टी की इतनी बड़ी जीत आज तक कभी नहीं। वो जरूर 400 पार हो गई, वो 412 सीटें पा गई। तो यही होता है जब आप नफरत की, झूठ की और पूंजीवादियों की राजनीति करते हैं, तो एक वक्त के बाद जनता फिर कहती है जाइए, आपकी जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी ने भी यही खेल किया था। जनता ने 400 पार तो नहीं किया, 240 पे जरूर समेट दिया, और जो 240 पे समेटा वहां के बाद भी उनका घमंड दूर नहीं हो रहा है। वो खुद को जो दिखाने की कोशिश करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। वो अपने आप को आज यह दिखाने की और देश को यह बताने की जो महसूस कर रहे हैं, नहीं मैं कमजोर नहीं हुआ हूं। उनके पूरे हाव भाव और उनकी पार्टी का जो संदेश है और उनका, वो यही है कि नहीं वो कमजोर नहीं हुए हैं, वो उतने ही ताकतवर हैं, वो वैसे ही चलाएंगे और सब कुछ। लेकिन सच्चाई ये है, वो डरे हुए थे। संसद में जिस समय राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, आप याद करिए, उस दौरान नरेंद्र मोदी के चेहरे को आप देख लीजिए। एक दो बार ही उनके चेहरे को जो है बिल्कुल कायदे से दिखाया गया, नहीं तो हर बार कैमरा दूर से ही दिखाया जा रहा था, इसलिए क्योंकि चेहरे को दिखा रहे थे तो वो रोता हुआ चेहरा दिख रहा था। इससे आप समझ। और पूरे उसके बाद में जो राहुल गांधी ने कहा, इतनी बेहतरीन स्पीच आज तक किसी ने नहीं दी थी, किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं दी थी। उतनी शानदार स्पीच राहुल गांधी ने दी। वो सारे मुद्दे उठाए जो आज जरूरी हैं, और उन्होंने सच बता दिया कि जिस तरीके से नफरत की आग में देश को जलाया जाता है, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, झूठ नहीं सिखाता है। वो क्या सिखाता है वह भी उन्होंने बता दिया। नरेंद्र मोदी ने जब जवाब दिया तो इतना बचकाना भाषण शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री ने कभी दिया हो, आज तक नहीं दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों का अंतर था। खुद नरेंद्र मोदी का उस भाषण में फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था कि जैसे एक व्यक्ति को नग्न कर दिया गया हो और वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो, नहीं मैं नंगा नहीं हुआ हूं, मैं तो पूरा कपड़े पहने हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। तो वह स्थिति थी। और रही बात जो कहते हैं कि तीसरी बार बड़ी तेजी से करेंगे, क्या करेंगे, तेजी से करने लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा था, उसी के अगले दिन आप देखिए अहमदाबाद में किस तरीके से हमला हिंसा की गई।
नफरत फैलाने की कोशिश की गई, पूरे देश स्तर पे की गई है। खुद खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी है कि राहुल गांधी की जान को खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये तमाम दक्षिणपंथी लोग उनके ऊपर किस तरीके से उनसे नाराज हैं, उन पर वो करना चाहें। ये दक्षिणपंथी हैं कौन? असल में दक्षिणपंथी कट्टरपंथी, और वो कट्टरपंथी राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो यह स्थिति है। लेकिन राहुल गांधी क्या रुकने का नाम ले रहे हैं? राहुल गांधी को जब यह आ रहा है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, तो वो मजदूरों के बीच जाते हैं। राहुल गांधी को आता है कि जब यह खतरा है तो हम सो के उठते हैं। राहुल गांधी वहां हाथरस में पीड़ितों के पास पहुंच जाते हैं, उनसे उन्हें गले लगाते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है उन्हीं के परिवार के लोग हों। और लोगों को इतना यकीन है, माएं बहनें उनसे वैसे ही चिपट के रोने लगती हैं जैसे लगता है मेरा भाई आ गया, मेरा बेटा आ गया। हो सकता है क्या कोई और है ऐसा? आज जिसके साथ में हर लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करती हो, जिसके साथ में हर मां महसूस करती हो कि यह अगला मेरा बेटा है, तो वह स्थिति आज राहुल गांधी में। राहुल गांधी ने वह चेहरा बनाया। वहीं नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया? नरेंद्र मोदी का नाम आते ही आता है कि यह नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है, यह झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, यह व्यक्ति एक कौम विशेष से नफरत करता है, यह फूट डालो राज करो वाली अंग्रेजों की नीति थी, उसका ही समर्थक है, उसका ही पोषक, और यह सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करता है और पूंजीपतियों के लिए जीता है। तो ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। उसे नफरत है अल्पसंख्यकों से। कहीं पर पहुंचता है तो ईसाइयों को हिंदुओं से लड़वाता है, कहीं पहुंचता है तो मुस्लिम्स को लड़वाता है, कहीं पहुंचता है तो सिखों को लड़वाता है, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को जाने क्या क्या कहता। तो जब इस तरह से कहता हो तो आप बताइए क्या करेगा? उससे आप किस विजन की उम्मीद करते हैं? विजन तो हमने 10 साल में उनका देख लिया है। 10 साल में उन्होंने कौन सा विजन दिया? इस देश को बर्बादी का विजन। बेरोजगारी की दर कल ही आई सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कितनी बढ़ गई है, किस तरीके से भुखमरी बढ़ी है इस देश के अंदर, किस तरीके से हालात बिगड़े हैं, किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है। जो नरेंद्र मोदी सदन में कहते हैं विवेकानंद जी का जिक्र करके कि वो सहिष्णुता और उसकी बात करते थे, क्या उसका एक अंश भी उन्होंने अपने जीवन में उतारा है? सबसे ज्यादा असहिष्णु कौन है इस कंट्री में? यदि एक नाम किसी से पूछा जाएगा तो बोलेगा कि नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा निष्ठुर और दूसरों के प्रति नफरत का भाव रखने वाला कोई है तो कौन है? वो है स्वामी विवेकानंद जी ने तो ये कहा था शिकागो में, मैं उस धर्म से आता हूं जो धर्म सहिष्णुता और सत्य सिखाता है, मैं उस धर्म से आता हूं जिस धर्म ने सभी धर्मों को अपने समान श्रेष्ठ माना है। यानी किसी भी धर्म को अपने से नीचा नहीं माना, लेकिन यहां तो दूसरे धर्म को ही नीचा, उसके लोगों को कपड़े से पहचानना, उनके खान पान से पहचानना और न जाने क्या क्या बताते हैं। माथुर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये जो पीएसयू हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, आर्मी की जमीनें हैं, तो क्या इनको अब बेचने का सिलसिला शुरू होगा? या ये तस्वीर मोदी साहब इस 5 साल के दौरान दिखाना चाहते थे? आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक पीएसयू की बात है, पीएसयू को सबोताज करने का काम जो काफी पहले से चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये काम जो है शुरू हुआ है 1977 में, जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तब ये काम शुरू हुआ। मैं उस वक्त का की तमाम ऐसी बातें जानता हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि 77 में भारत सरकार ने एक बनाया था पैकी,
उसका नाम था पब्लिक एंटरप्राइजेज एजुकेशन सेंटर। उसका काम ये था कि ये माना लग रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर्स है इनका मैनेजमेंट जो आईएएस वगैरह कर रहे हैं, जिनको कि कोई मैनेजमेंट की अकल नहीं है और उनका कोई कमिटमेंट भी नहीं है, तो ऐसे ही एक कार्डर डेवलप करी जाए जो कि क्या करना चाहिए, पीएसयूज को चला सके प्रोफेशनली मैनेज करके, प्रोफेशनल मैनेजर्स। ये संस्थान बना और इसके पहले डायरेक्टर थे, काफी जमाने के फेमस नाम थे, नीतीश डे, वो काफी बड़े मैनेजमेंट के वो थे। ये इंस्टीट्यूट बनने के बाद थोड़े दिनों बाद उसको बड़ा जिन वैसे शांति से इसको सबोताज कर दिया गया, बंद हो गया। यहाँ तक हुआ कि इनकी लाइब्रेरी किताबें भी पता नहीं कहाँ चली गई सब। तो ये वाला काम जो पहले से हो रहा था, इसको जो करने वाली जो थी एक बिजनेस लॉबी थी खास, जो कि ये काम कर रही थी। हाँ, ये है कि जब से ये सरकार आई तब से उस लॉबी को जो है क्या करना चाहिए, सामने आके खुल के खेलने का मौका मिला। और इसमें कोई शक ही नहीं है, जैसा कि शुक्ला जी बता रहे थे, कि जो भी पूंजीवादी देश के लोग थे वो पहले भी देश की अर्थव्यवस्था पे एक अपना वो सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन वो जो है निर्भीक रूप से जो आए हैं, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, वो मोदी साहब के शासन की देन है। और ये किसी भी तरह की किसी पब्लिक सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। साथ साथ जो बात आपको समझनी चाहिए वो ये कि जितने भी लेबर वेलफेयर कानून थे जो कि आपके लोगों को प्रोटेक्शन देते थे, आप वर्कर को, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए, कोई खत्म हो गया है। बड़े दुख की बात है कि मतलब हम लोग जो है अपने श्रमिकों के बारे के प्रति इतने उदास हैं कि उनके जो बेसिक राइट्स है उनको बढ़ाने की बजाय और बढ़ाने की बजाय हमने सब खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। जो शोषण है, क्योंकि जब तक शोषण नहीं होगा तब तक पूंजी का डेवलपमेंट नहीं होगा। पूंजीवादी कैसे अपनी पूंजी बढ़ाएगा, उसका वर्कर का शोषण करेगा तो बढ़ाएगा। तो पूरी तरह से कानून जो है, जो उनको ताक पे रखा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। और ये सब बात है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, समय तो कम होगा। पिछले वर्ष में ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे पता लगा कि वहां पर अगर आप जो है किसी वर्कर को जितनी की वहां पर सैलरी है उससे कम देते हैं तो आप बिल्कुल कानून के दायरे में आ जाते हैं। कुछ वहां पर कुछ साउथ इंडियन एक जो है हमारे देश के लोग जो है वो एक टेम्पल बनवा रहे हैं। उसके टेम्पल के लिए उन्होंने कुछ साउथ इंडियन वर्कर्स को बुलाया और शायद उनको पर डे $20 देने थे, ये लोग शायद $18 दे रहे थे। सरकार को पता लगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको कहा गया कि आप जो है वर्कर्स को पूरा पैसा दीजिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक विदेशी भूमि में भारत के लोगों को, भारत के जो वर्कर्स हैं उनके जो कार्य है उसकी सरकार को चिंता है। हमारे कुछ है ही नहीं ऐसा। सारी जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं धीरे धीरे खत्म हुए जा रहे हैं और ये मैं समझता हूँ बहुत चिंता की बात है। तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर सिर्फ ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर ही खत्म किए जा रहे हैं, जो भी काम करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर्स में या इस तरह के एम्प्लॉइज है, उन सबके राइट्स भी कर्टेल किए जा रहे हैं। उनकी जो भी फैसिलिटीज है वो सब कर्टेल की जा रही है। रेलवे को बेचने की बात है, इसी तरह आर्मी की जमीनों पर नजर है, इसी तरह LIC को बेचने की बात है। जैसा शुक्ला जी ने कहा पूंजीवादी है, तो मैं इसमें एक और वर्ड जो है जिसको आपको लगाना चाहिए वो निरंकुश पूंजीवाद है, जिसको आप लोग क्रोनी कैपिटलिज्म करते हैं। उसमें कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे आपको इन बातों पे आश्चर्य क्यों हो रहा है? ये तो इनका चरित्र है भाई। मुझे कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है जबकि लोग ऐसे बात करते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ। मोदी साहब का शासन आएगा उसमें ये सब बातें होंगी। मुझे तो सबको पहले ही पता होना चाहिए था। वो आप लोग उसे डिस्कवर क्यों कर रहे हो उस बात को? गोधरा में जो कांड हुआ उसके बाद किसी ने पूछा मोदी साहब से कि भाई ऐसे लोग मरे, आपको बुरा नहीं लगा? वो कहते हैं हाँ भाई बुरा तो लगता है, अगर कार के नीचे एक पिल्ला आ जाए वो मर जाए तो ही बुरा लगता है। आप आदमी को एक कार के नीचे आने वाले पिल्ले से, सड़क पे के कुत्ते के पिल्ले से आप इक्वेट कर रहे हैं, ये जब आपकी संवेदनशीलता का स्तर है तो ये तो होनी था जो हो रहा है। मतलब इसमें कौन सी नई बात नहीं है? मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता इस बातों को। सलीम साहब, आप देख रहे होंगे कि जब से मोदी जी आए हैं तब से तमाम जगह पर तमाम ठेके गुजरातियों के हवाले किए गए हैं और उसका एक नंगा नाच बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां 12 जून से तमाम पुल गिरते जा रहे हैं और 18 जून से अब तक 12 पुल गिर चुके हैं। क्या वजह है? ये करप्शन नहीं है क्या? देखिए गजाली साहब, मोदी जी जो है वो थोड़ा फायदा और बड़ा नुकसान करने के आदी हैं। उन्होंने गुजरातियों को ठेके दिए, वाराणसी के सारे बड़े ठेके दे दिए, अयोध्या के सारे बड़े ठेके दे दिए, मुख्तलिफ पुलों के ठेके दे दिए।
ये जो पेपर लीक हो रहा है इसको छापने और पहुंचाने के ठेके दे दिए, और इससे उन लोगों का फायदा हो गया, वो उनके दिल से कानून का डर निकल गया है, इसलिए उन्होंने उसमें खूब जम के पैसा कमाया और खूब जम के भ्रष्टाचार किया। लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल जो है वो एक गुजराती की छवि खराब हो गई। यानी एक ईमानदार गुजराती भी अगर कहीं जाता है, गुजराती जो है वो कारोबारी लोग हैं और सारे गुजराती भ्रष्टाचारी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने उनकी छवि इतनी खराब कर दी कि अब लोगों को शक होता है कि यार इससे कारोबार करेंगे तो कहीं कुछ घपला ना हो जाए, कहीं कोई चीटिंग ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी ने चंद लोगों का तो फायदा किया है, लेकिन ओवरऑल जो गुजरात की जनता थी, गुजरात के व्यापारी थे, जो सारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो ये तो ऐसा है कि गालिब ने कहा था, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो। तो ये तो अपनों के ही जो है वो दोस्त बने हुए हैं। इन्होंने न सिर्फ ये कि गुजरात के लोगों का नुकसान पहुंचा, इन्होंने अपनी पार्टी का भट्टा बिठा दिया। अब सेकंड लीडरशिप है ही नहीं। इन्होंने आरएसएस को बदनाम कर दिया। अब आरएसएस परेशान है कि 100 साल में जो कुछ जैसा भी लोगों की सेवा करके कुछ नाम वाम कमाया था, इन्होंने उसकी भी मट्टी पलीत कर दी। तो अब ये मोदी जी को जो एक्सटेंशन मिला है, ये जाने से पहले कितनों की लुटिया डुबो के जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी नए 3 कानून इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये कानूनों के बारे में माहिरीन ये कह रहे हैं कि देश को पुलिस स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश है। आप क्या कहते हैं इन 3 कानूनों के बारे में? देखिए, पहला तो मैं एक चीज कहूं कि इस कानून में 90% जो है वही है जो पहले था। यानी सिर्फ इन्होंने नाम देने का काम किया है, उसकी धाराएं उसकी बजाय उधर ले आए, उसकी बजाय उधर ले गए, इस तरह मतलब इधर उधर बस किया है, कट पेस्ट है पहली बार। लेकिन इनका जो एजेंडा है उसे सेट करने के लिए कुछ करना था, तो वो 10% चेंज है। और वो चेंज जैसा आपने कहा पुलिस स्टेट बिल्कुल है। हमारे यहां अभी तक क्या था कि पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे प्रोड्यूस करना होता था संबंधित कोर्ट। अब इसमें पुलिस का ऐसा नहीं है। इसके अलावा पुलिस तमाम चीजों में बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी उसके आपको जाके गिरफ्तार कर लेगी। वो सारी चीजें हैं। पुलिस को जिस तरीके से ताकत दे, एक तरफ तो ये आपातकाल की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये तीनों कानून मिलके आपातकाल लगाने की बात करते हैं। वो तो आपने 1 जुलाई से इंपोज कर दिया, अब किसी के भी खिलाफ इस ढंग से किया जा सकता। किसी के ऊपर आपको शंका मात्र तो आप उठा लीजिए, उसको कुछ भी करिए, कैसे भी आप इंट्रोगेट कीजिए, अवैध तरीके से कीजिए। तो इस तरह की स्थिति है, यह राइट देखिए। जिस तरीके से कानूनों का ट्रायल है उसमें जो संशोधन किया है, तो अभी तक होता था हमारी अदालतों को जो कानून था उसके मुताबिक यह देख के करना होता था कि सामने वाला दोषी नहीं, पुलिस ने इस पे प्रोसिक्यूट किया है, आप दोनों की समझिए और उसके बाद में इंसाफ कीजिए। हमें यह साबित करना होता था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस को साबित करने का भार होता था कि हम दोषी हैं। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदली। पुलिस ने एफआईआर दर्ज के चार्जशीट दाखिल कर दी, अब आपके ऊपर भार है कि आप ये साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं। उनकी बात तो बिल्कुल सही है, यानी आप पहले ही हमें दोषी साबित कर दिए, घोषित कर दिए, तो अब इसके बाद में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे यहां का कानून यह कहता था कि 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, एक निर्दोष मरता है तो तकलीफ होती है। तो लेकिन इनका क्या है, चाहे जितने निर्दोष मरे,
हमें तो हमारे एजेंडे पूरे होने। तो यह असल में प्रताड़ित करने और उस तरीके से करने का है कि जिससे हम यह डर पैदा करें। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं उस शब्द का बड़ा मायने है, डरो मत, डराओ मत। ये डरा के इतना रखना चाहते हैं कि आप डर में जिए, तो डराते हैं जिससे आप डरें, और आपको डराने के लिए ये कानून में संशोधन किए गए और उनके नाम बदल करके इन्होंने ये किया। चिलमेश्वर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीनियर मोस्ट सेकेंड जस्टिस थे, उन्होंने इस बात को लेके कहा भी कि पुरानी बोतल में नई शराब की तरह से कानून। लेकिन मनीष तिवारी जो हमारे चंडीगढ़ से सांसद भी हैं, बहुत अच्छा कानून, उन्होंने संसद में इसको लेके बोला भी कि किस तरीके से इससे कठिनाई पैदा कर दी है, न सिर्फ लीगली अदालतों के लिए भी संकट हो गया, क्योंकि एक समय में ही दो तरह के मुकदमे चल रहे होंगे। एक में प्रोसिक्यूशन दूसरे नियम के तहत हो रहा होगा, एक में दूसरे तरह से होगा, और जिस तरीके से होगा उसमें एक में एविडेंस एक्ट दूसरा लागू होगा, एक में दूसरा लागू होगा। एक में भारत संहिता, आप न्याय संहिता देखेंगे, नागरिक संहिता देखेंगे, एक में आईपीसी सीआरपीसी देखेंगे। तो अब आप समझिए कितना कंफ्यूजन होगा और उससे कितना अन्याय हो जाएगा लोगों पे, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि तमाम जजमेंट होते हैं जो लैंडमार्क जजमेंट हो जाते हैं, और उनको आप नजीर दे देंगे चाहे जौन सा केस होगा। तो ये सब बड़े नुकसान हो गए। इससे एक डर का माहौल बनाने के लिए पूरा काम किया गया, इसीलिए तो 146 सांसद सस्पेंड किए गए। तो और उस दौर में आपने ये सब करा लिया। तो ये वास्तव में इस देश के अंदर पुलिस स्टेट बनाने का काम कर रहे हैं, और इसके जरिए ये चंद कौम को, चंद जातियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कैसे उनको फंसाएंगे। भाई मान लीजिए गजाली साहब, आपकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में हो सकती है, हिंदू बहुत ज्यादा है नहीं कि हमारी वहां पे बहुत रिश्तेदारी हो। मेरे एक मित्र हैं, उनकी जो है मासी और दूसरे, और वो पाकिस्तान में रहते थे, अभी बीच में उनकी डेथ हुई, तो वो बेचारे जाने को थे, जा नहीं पाए। इसी तरीके से उनके घर में उनके भाई की डेथ हुई, तो उधर से आने को थे, वहां समस्या हो रही थी। आप, हम और वो बात करेंगे, आप इसी आधार पे सस्पेक्ट बता देंगे और हमें उठा लेंगे, महीनों आप हमें रखेंगे कस्टडी में, और हमें इंट्रोगेट करने के नाम पे हमारा क्या करेंगे आप जानते हैं। तो ये असल में इन्होंने किया है। आपको कहेंगे आप कनाडा बात कर रहे हो बहुत ज्यादा, आप उन ताकतों से बात कर रहे हो, खालिस्तानियों से बात कर रहे हो, इनसे बात कर रहे हो, ये है। आप कहीं दूसरे और देशों में बात करेंगे, कहेंगे नहीं आप तो धर्म परिवर्तन और उसके उस अभियान से जुड़े हुए हो, आप इस पे हो, आप नक्सली हो, आप ये हो, कुछ भी ये बता देंगे, आपको उठा लेंगे। असल में इन्होंने डर का शासन स्थापित करने का काम किया है, और उसके लिए ये काम करते हैं। जी माथुर साहब, मेरा ये कहना है कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये दस्तूर की, जो हमारा संविधान है, उसके प्रियम्बल और जहां अधिकार हैं और जो रहनुमा उसूल हैं, उनको छोड़ करके जो कानूनी पोर्शन है उस पे यकीन रखती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं नहीं, देखिए कोई ये यकीन नहीं रखती है। ये सरकार जो है, जो पूरा देश में एक उदारतावादी माहौल है, लिबरलिज्म की जो हमारी ट्रेडिशन और कल्चर है। देखिए लिबरलिज्म जब आएगा आपका, तो उसी से आपकी एक सेकुलर ट्रेडिशन आएगी, सब जुड़ी हुई चीजें हैं। तो वो जो पूरी हमारी ट्रेडिशन है लिबरलिज्म की, साइंटिफिक टेम्पर की, एक सेकुलर पॉलिटी की, उसको ये सरकार खत्म करना चाहती है। इसलिए इस तरह के कानूनों की बड़ी जरूरत है। आप बोलते अगर डर है, आप कोई ऐसा काम ना कर सके जिसमें कि आपको कुछ ऐसी बात हो, और आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म ना कर सके किसी का,
तो ये सब बात है। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ ही आती है कि आप जो है लिबरल हैं, सेकुलर हैं, साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं, आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं सबसे। उस सारे जो कल्चर थी हमारी, जिसको कि हम लोग समझते थे पहले कि हमारी क्या सोशल पॉलिटिकल कल्चर है, जिसके साथ देश इतने सालों तक रहा, उसको खत्म करने का प्रयास है ये। तो इनकी जो पूरा जो इनका एक आधारायकवादी टेम्परामेंट है, जिसको फासिस्ट टेम्परामेंट कहा जाता है, वो तो बड़ा बहुत दिनों से समझ में आ रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। मतलब कि पार्टी में कोई नहीं बोल सकता, कोई और कुछ नहीं कर सकता। अब समस्या ये आ गई कि इस बार जो है बहुमत नहीं मिला, और जो है क्या करना चाहिए, लोग जो हैं बोलने लगे हैं, तो दिक्कत हो रही है। तो उम्मीद ये है कि इन कानूनों से शायद लोगों का मुंह बंद हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि बंद हो पाएगा। जैसे अभी एक पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मैंने कहा, सलीम साहब की प्रोग्राम था, कि इस जो पार्लियामेंट में जो हुआ है इसके बारे में एक लाइन में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि डर का माहौल खत्म हो गया देश में। अब आप लाख डरा के रखिए, नहीं होने वाला है, दोबारा वो वाली बात नहीं हो पाएगी। इनका प्रयास जरूर है कि ये जो है किसी तरह से कानून के जरिए कुछ और बात करके की तरह से डरा के लोगों को रखे, जिससे कोई बोले ना, क्रिटिसाइज ना करे, और इनको पूरी छूट होगी, जो भी ये चाहे करे। मतलब ये सब है। अब आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही है। अब क्या लेंगे एक्शन उस आदमी के खिलाफ, जो कि क्या कहना चाहिए, आप तो प्रधानमंत्री है, सारा आपके पास सब थे, साधन थे, कुछ था, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, सब इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर मेहरबान था, सब बातों के साथ आप 1.5 लाख वोट से जीते। वो आदमी जो है सब बातें कुछ भी ना होने के बाद 2 कॉन्स्टिट्यूंसी 3.5 लाख वोट से जीता है। तो कहने का मतलब ये है कि ही इज अ मच मोर पॉपुलर लीडर अक्रॉस द कंट्री। तो आप उससे क्या कर लेंगे, मतलब आप उसको जेल में डालेंगे तो फिर और दिक्कत होगी आपको। तो ये तो करके जितना भी आप उसके खिलाफ कुछ करेंगे, हमें लगता है आप उसको एक बड़ा लीडर बनाने के लिए और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए काम करेंगे। मतलब डॉक्टर सलीम खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है तब से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर और इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने का एक सिलसिला शुरू हो गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को की हार में मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा दखल है, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग जीते हैं जहां मुसलमानों की आबादी उतनी नहीं है, या मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? देखिए, समय खत्म हो रहा है, तो मैं 1-2 जुमले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो क्या गलत किया? बीजेपी खुद कहती है कि हमको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई आपको वोट नहीं देता है और किसी की वजह से आप हारते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर नहीं है, बल्कि आप पे है कि आप उसका एतमाद नहीं हासिल कर सके, आप उसका विश्वास नहीं प्राप्त कर सके। वो ये जो सरकार है, ये असल में इसके लिए एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि हम कम हो गए हैं। तो जैसा शुक्ला साहब शुरू में बता रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम हारे नहीं हैं, हम उतने ही ताकतवर हैं। तो वो बताने का तरीका एक तो ये था कि हम ही प्रधानमंत्री बने, दूसरा ये था कि वही पुराना मंत्रिमंडल बना, और तीसरा ये है कि वही स्पीकर बना, और चौथा ये कि सड़कों पे जो पहले गुंडागर्दी होती थी, जो बंद हो गई थी, हम फिर वो करके दिखा रहे हैं कि हम सड़कों पर भी उतने ताकतवर हैं, संसद में भी उतने ताकतवर हैं, प्रशासन में भी उतने ताकतवर हैं। तो जब कोई आदमी कमज़ोर हो जाता है, तो किसी जवान को ये नहीं कहना पड़ता कि अभी तो मैं जवान हूँ। बूढ़े लोग ही जो है वो मेरे जैसे कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये जो बार-बार कह रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, ये खुद ये बात इसमें से निकल कर के आती है कि ये जो है बहुत कमज़ोर हो गए, और अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए ये इस तरह की हरकतें सड़कों में और संसद में कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज हम इस नतीजे पर ही पहुंचे कि ये फिल्म जारी रहेगी और इसमें नए-नए दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े और इस डिस्कशन में हिस्सा लिया, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।